हेलो दोस्तों, कैसे हैं आप। आशा करता हूं कि आप सभी अच्छे होंगे। तो दोस्तों, आज हम इस वीडियो में आपके लिए लेकर आए हैं प्रश्नावली 1A का सॉल्यूशन डॉक्टर मनोहर रे की बुक से। तो चलिए दोस्तों, आपका ज़्यादा समय ना लेते हुए शुरू करते हैं। तो दोस्तों, जो आपका पहला क्वेश्चन दिया गया है वो आपसे पूछा गया है 20 और 40 के बीच समस्त समधन पूर्णांक लिखिए। तो दोस्तों, सबसे पहले हम आपको बता दें कि जो सम संख्याएं होती हैं या जो समधन पूर्णांक होते हैं वो क्या होते हैं कि जैसे मान लीजिए किसी भी संख्या में अगर हम 2 से डिवाइड करें, किसी भी संख्या में अगर हम 2 का भाग देते हैं और वो संख्या पूरी तरह से कट जाती है तो उस संख्या को हम जो है सम संख्या या समधन पूर्णांक बोलते हैं। सपोज दैट मान लीजिए जैसे आपका 12 है, ठीक है, ये 12 हुआ। अगर हम 12 को 2 से डिवाइड करेंगे तो ये संख्या पूरी तरह से कट जाएगी, तो इसकी वैल्यू क्या आ जाएगी 6। लेकिन अगर हम यहाँ पर 13 से इसको डिवाइड करें तो ये जो है पूरी तरह से नहीं कटेगी, बल्कि इसका मान 6.5 के एवं में आ जाएगा। तो इसलिए दोस्तों, ये जो संख्या है ये आपकी विषम संख्या है, जबकि ये आपकी सम संख्या है, ठीक है। तो इसको हम समधन पूर्णांक बोलते हैं या फिर इसको जो है हम विषम धन पूर्णांक भी बोलते हैं, ठीक है। तो अब यहाँ पे जो बात आ रही है कि आपसे पूछा जा रहा है कि 20 से लेकर 40 के बीच में समधन पूर्णांक लिखिए। और एक बात और बता दें दोस्तों आपको, एक तरीका और भी है। जितने भी नेचुरल नंबर होते हैं, ठीक है, अर्थात जितनी भी प्राकृतिक संख्याएं होती हैं उसमें भी 1 से लेकर स्टार्ट करेंगे आप, तो जो 1 के बाद जो 2 आएगा वो आपका समधन पूर्णांक हो जाएगा। फिर 2 के बाद जो 3 होगा वो विषम, फिर 4 आपका सम। तो आप इस तरीके से भी इसको याद कर सकते हैं, ठीक है। तो अब यहाँ पे हम बात करते हैं पहले क्वेश्चन की। तो ये पूछा जा रहा है आपसे कि 20 और 40 के बीच समस्त समधन पूर्णांक लिखिए। तो हमारे समधन पूर्णांक क्या हो जाएंगे, तो हमसे 20 और 40 के बीच पूछा जा रहा है, ठीक है दोस्तों, 40 के बीच का। तो 20 और 40 के बीच पूछा जा रहा है, तो 20 के बाद क्या आता है, हम इसको इस तरह से हल करेंगे। तो 20 के बाद क्या आता है 21। अब 21 को हम देखते हैं कि 2 से डिवाइड करते हैं तो क्या ये कटता है, नहीं कटेगा। तो 21 हमारा जो है समधन पूर्णांक होगा, नहीं होगा, ठीक। तो हमारा धन पूर्णांक कौन सा होगा, 21 के बाद क्या आएगा 22। 22 को अगर हम 2 से डिवाइड करें या विभाजित करें या भाग दें तो संख्या जो है कट जाएगी। तो हमारा जो धन पूर्णांक हो जाएगा, जब सम धन पूर्णांक हो जाएगा, क्या हो जाएगा, पहले 22, फिर उसके बाद 23 नहीं होगा दोस्तों, क्योंकि 23 को भी अगर 2 से डिवाइड करेंगे तो भी नहीं कटेगा। तो फिर अगला जो संख्या होगी वो क्या होगी, 24। उसके बाद 25 भी नहीं होगा, फिर क्या होगा 26। इसी तरह से हम देख रहे हैं कि एक अंक छोड़कर जो संख्याएं हैं वो सम संख्याएं हो रही हैं, ठीक है। तो 22 के बाद 24, फिर 25 नहीं 26, 27 नहीं, फिर क्या हो जाएगा 28, फिर 29 नहीं 30, 31 नहीं 32, उसी तरह से 33 भी नहीं होगा 34, फिर हो जाएगा आपका 35 नहीं 36, फिर 37 भी नहीं होगा, फिर हो जाएगा आपका 38, ठीक है। फिर 39 नहीं होगा, फिर 40। तो हमको पूछा क्या गया है 20 से और 40 के बीच में। तो 20 और 40 के बीच में जो संख्याएं आ रही हैं वो हमारी यही संख्याएं हैं जो कि हमारी समधन पूर्णांक संख्या है। तो यही हमारा क्या हो जाएगा दोस्तों, आंसर हो जाएगा, ठीक है। अब बात करते हैं तो दूसरे क्वेश्चन की, ठीक है दोस्तों। अब बात करते हैं दूसरे क्वेश्चन की। तो देखिए, दूसरा क्वेश्चन जो आपसे पूछा जा रहा है वो पूछा जा रहा है कि 1 से 10 तक अभाज्य धन पूर्णांक लिखिए। अब 1 से लेकर 10 तक जो अभाज्य संख्या होती हैं, पहले हम ये जान लेते हैं कि जो अभाज्य संख्या होती है वो क्या होती है, ठीक है। तो ऐसी संख्या जिसमें जो संख्या ऐसी संख्या हो जो कि या तो 1 से कटे या तो अपने आप से कटे, उसी को हम अभाज्य संख्या बोलते हैं। जैसे आपका अगर 1 को लें तो 1 ना तो भाज्य संख्या है ना तो अभाज्य संख्या है, ठीक है दोस्तों, ये एक नेचुरल नंबर है। लेकिन अगर हम 2 की करें तो 2 एक ऐसी संख्या है जो या तो अपने आप से कटेगी या
जो है 1 से कटेगी, ठीक है। तो इसी तरह से आप देख सकते हैं, जैसे मान लीजिए कोई और संख्या हम ले लेते हैं, जैसे हम 9 को ले लेते हैं, ठीक है। तो 9 को देखिए दोस्तों, 9 में अगर हम 3 से इसको डिवाइड करें तो ये पूरी तरह से कट जाएगा, ठीक। और इसी तरह से अगर हम आपको ले लेते हैं 8 को ले लीजिए, तो 8 को देखिए ये आपका 2 से भी कट जाएगा, 4 से भी कट जाएगा, ठीक है। तो ये जो है हमारी अभाज्य संख्याएं नहीं हैं, ठीक है। अभाज्य संख्या ऐसी होनी चाहिए जो किससे कटे, या तो 1 से कटे या तो अपने आप से कटे। तो ये पूछा जा रहा है आपसे 1 से लेकर 10 तक के बीच की समस्त अभाज्य संख्याएं या धन पूर्णांक जो है, अभाज्य धन पूर्णांक आपको लिखना है, ठीक। तो इस तरह से जब देखते हैं हम, तो हमारी जो संख्याएं हो जाएंगी, तो इसका हम लिखेंगे दूसरे का जो हल होगा हमारा, तो एक तो होगा नहीं दोस्तों, क्योंकि एक ना आपका ना तो भाज्य है ना तो अभाज्य संख्या है, ठीक है। ये एक नेचुरल नंबर है। तो यहाँ पे हम पहले बात कर लेते हैं, जो सबसे छोटी अभाज्य संख्या होती है वो होती है 2, ठीक है। तो 2 हो गया आपका, और उसके बाद फिर आपका हो जाएगा 3। 3 भी आपकी अभाज्य संख्या है, ये या तो 1 से कटेगी या तो अपने आप से कटेगी। उसी तरह से फिर 4। 4 नहीं होगा दोस्तों, क्योंकि 4 में अगर हम 2 से डिवाइड करेंगे तो ये संख्या कट जाएगी, 1 से भी कट जाएगी और अपने आप से भी कट जाएगी। लेकिन शर्त क्या है हमारा अभाज्य संख्या के लिए, या तो वो 1 से कटे या तो सेम से कट जाए, ठीक है। जैसे अगर हम 3 में 3 का भाग दें तब कट जाए, और 1 का भाग दें तब कटे, अन्य किसी संख्याओं से ये ना कटे। तो ये हमारा 2 हो गया और 3 हो गया, ये दोनों अभाज्य संख्याएँ हैं। उसके बाद 4 नहीं होगा, फिर आपका 5 हो जाएगा, 6 नहीं होगा, क्योंकि 6 2 से भी कट जाता है और 3 से भी कट जाता है, 1 से भी कट जाता है और अपने आप से भी कट जाता है, ठीक है। तो 6 नहीं होगा आपका, 7 हो जाएगा। फिर इसी तरह से 8 नहीं होगा, 9 भी नहीं होगा दोस्तों, क्योंकि 9 3 से ऑलरेडी कट रहा है, तो 9 भी नहीं होगा। और उसके बाद 10 आ जाता है। तो हमें केवल इतना ही बताना था 1 से लेकर 10 तक के बीच की जो है अभाज्य संख्या है। तो यही हमारा जो है आंसर हो जाएगा, ठीक है। अब बात करते हैं तीसरे क्वेश्चन की। तो जो तीसरा क्वेश्चन आपसे पूछा जा रहा है, 2a+1 का क्रमानुयायी पूर्णांक बताइए। तो क्रमानुयायी पूर्णांक क्या होते हैं दोस्तों, जैसे कोई संख्या जब क्रम से चलती हो, ठीक है। जैसे 1 के बाद क्या आता है 2, 2 के बाद 3, 3 के बाद 4, तो ये क्या हो रहा है, एक क्रम से चल रहा है, ठीक है। तो उसी तरह से यहाँ पे आपको एक नंबर दे दिया गया है, एक जो है समीकरण इक्वेशन जैसा बता दिया गया है, ये 2a+1 है, ठीक है। तो जब ये 2a+1 दिया गया है और इसका हमको क्या पूछा जा रहा है, क्रमानुयायी, ठीक है। इसका क्रमानुयायी पूछा जा रहा है हमसे। तो यहाँ पे क्या करेंगे दोस्तों, कुछ करना नहीं है आपको। हम क्या कर रहे हैं, जैसे हम देखते हैं 1 है, तो 1 में हम क्या ऐड करते हैं, 1 ऐड करते हैं तो क्या आ जाता है 2, ठीक है। तो 1 का क्रमानुयायी क्या हो जाएगा, 2 हो जाएगा। उसी तरह से जब 2 में हम +1 फिर ऐड करेंगे तो क्या हो जाएगा 3। तो 2 का मतलब 2 का जो क्रमानुयायी हो जाएगा क्या हो जाएगा 3। तो उसी तरह से हम इसको भी देखेंगे। तो यहाँ पे हम लिखेंगे हल तीसरे का, तो यहाँ पे हो जाएगा आपका 2a+1 में हम +1 को ऐड कर देंगे, ठीक है दोस्तों। तो ये क्या हो जाएगा आपका 2a+1 और +1 इक्वल टू क्या हो जाएगा 2a+1 क्या हो जाएगा 2a+2, ठीक है। ये हमारा हो जाएगा क्रमानुयायी। तो इसका 2a+1 का क्रमानुयायी क्या हो जाएगा 2a+2। तो यही हमारा आपका आंसर हो जाएगा, ठीक। अब बात करते हैं चौथे क्वेश्चन की, ठीक। तो जो चौथा क्वेश्चन है आपसे पूछा जा रहा है कि 2/3 का योगात्मक प्रतिलोम ज्ञात कीजिए, ठीक है। तो सबसे पहले हम जान लेते हैं कि योगात्मक प्रतिलोम होते क्या हैं, ठीक। तो दोस्तों किसी भी संख्या का योगात्मक प्रतिलोम वह संख्या होती है जिसको अगर हम उस संख्या में जोड़ें तो उसकी वैल्यू क्या हो जाए 0 हो जाए। जैसे सपोज दैट मान लीजिए कोई संख्या है ये, ठीक है, ए है, ठीक है। अगर हम इसमें कोई भी संख्या, ठीक है, ए को मान लीजिए कोई भी संख्या हम इसमें ऐड करते हैं, मान लीजिए क्या एक्स करते हैं हम एक्स, तो ये वैल्यू क्या हो जाती है यहाँ पे
0 हो जानी चाहिए। ठीक, तो अब यहाँ पे ऐसी कौन सी संख्या आएगी जब ये वैल्यू 0 होगी, तो इसलिए हम यहाँ पे देख रहे हैं। तो जब हम यहाँ पे x का मान निकालते हैं, सपोज दैट x का वैल्यू निकालने के, मान लिया कि हमने a का जो योगात्मक प्रतिलोम होगा, यहाँ पे हम लिख लेते हैं, माना, आपको ज़्यादा समझ में आएगा इससे, माना a का योगात्मक प्रतिलोम क्या है, x है। ठीक है, तो अब क्या होता है दोस्तों, देखिए यहाँ पे अब इसको हमने मान लिया क्या है, x है। तो अब हम इसको जब x को इसमें ऐड करेंगे तो वैल्यू क्या हो जानी चाहिए, 0 होनी चाहिए। तो यहाँ पे देखिए, यहाँ पे हम लिखते हैं ये प्लस x इक्वल टू 0। अब यहाँ पे जब हम x की वैल्यू निकालेंगे तो जब x इक्वल करेंगे तो जब यहाँ पे a जो है पक्षांतर करेंगे, जब उस साइड जाएगा तो क्या हो जाएगा, 0 माइनस a हो जाएगा। ठीक, तो यहाँ पे क्या करेंगे, x जब इक्वल करेंगे तो क्या बचेगा यहाँ पे माइनस a। तो इसका मतलब क्या होगा दोस्तों, ये x की मान आ गया, इसकी वैल्यू आ गई हमारी। तो यहाँ पे इससे हमको ये पता चल जाता है कि जो a का एकात्मक प्रतिलोम होगा वो क्या होगा, माइनस a होगा। अब जरा इसको हम इस समीकरण में, इस इक्वेशन में रखते हैं। ये मान लीजिए हमें इक्वेशन फर्स्ट है, इसमें हम रख देते हैं। तो देखते हैं क्या ये हमारा जो समीकरण है इसको सेटिस्फाइड करता है कि नहीं। माने यहाँ पे भी 0 आना चाहिए। ठीक है, तो यहाँ पे देखते हैं ये प्लस ये जो माइनस है, माइनस x का मान हम यहाँ पे रख देंगे। तो यहाँ पे हम ए भी लिख सकते, यहाँ पे जब इसको मान रखेंगे तो यहाँ पर हो जाएगा माइनस a। ठीक है, और इक्वल टू 0। अब देखिए ये प्लस और माइनस ये जब मल्टीप्लाई करेंगे तो क्या हो जाएंगे, माइनस a इक्वल टू 0। तो ये वैल्यू कट गई, यहाँ क्या बचा, 0। तो यहाँ भी बराबर 0, यहाँ भी 0। तो इसका मतलब ये हुआ कि ये हमारी जो वैल्यू है ये सेटिस्फाइड कर रही है। ठीक है, 2/3 का योगात्मक प्रतिलोम ज्ञात कीजिए। तो अब इसी तरह से हम इसको भी सॉल्व करेंगे। तो हम लिखेंगे 2/3, जिस तरह से हमने उसको किया है दोस्तों, वो बताने के लिए हमने आपको बताया था। तो 2 + 3 यहाँ पे आपका इसका योगात्मक प्रतिलोम का योगात्मक प्रतिलोम। ठीक है, तो इसका हम हल करेंगे इसको। तो 2/3 का योगात्मक प्रतिलोम पूछा जा रहा है आपसे। ठीक, तो अब क्या करेंगे, यहाँ पे आपको कुछ नहीं करना है। ठीक, उसी तरह से हम माना 2/3 का योगात्मक प्रतिलोम x है। ठीक है दोस्तों, तो अब यहाँ पे रखेंगे, चूँकि हम लोग जानते हैं कि जब भी किसी संख्या का एकात्मक प्रतिलोम पूछा जाता है तो उसमें अगर हम उस संख्या को ऐड करें, उसके एकात्मक प्रतिलोम को ऐड करें तो उसकी वैल्यू क्या हो जानी चाहिए, 0 हो जानी चाहिए। तो इसलिए यहाँ पर भी हम क्या करेंगे कि 2/3 प्लस x, ठीक है, इक्वल टू क्या लिख देंगे, 0। तो अब यहाँ पे जब हम x की वैल्यू निकालेंगे तो x जब इक्वल करेंगे तो x इक्वल टू 0 प्लस, अब यहाँ पे देखिए यहाँ पे क्या है, इसके बगल में प्लस है, ये वैल्यू क्या है, प्लस में है। तो इसको जब उधर पक्षांतर करेंगे तो माइनस हो जाएगा ना। तो यहाँ पे हो जाएगा 2/3। तो ये तो 0 की कोई वैल्यू रह नहीं गई। तो यहाँ पे हम ये लिखेंगे x इक्वल टू माइनस 2/3। तो इससे हमारा ये प्रूफ होता है दोस्तों कि जो 2/3 का एकात्मक प्रतिलोम होगा वो क्या होगा, -2/3 होगा। ठीक है, ये हमारा हो जाएगा आंसर। ठीक, अब आते हैं 5वें नंबर क्वेश्चन पे। तो जो 5वां नंबर क्वेश्चन है आपसे पूछा जा रहा है
कि -5 का गुणात्मक प्रतिलोम लिखिए। तो -5 का जो गुणात्मक प्रतिलोम होगा वो क्या होता है दोस्तों, पहले हम ये जान लेते हैं कि गुणात्मक प्रतिलोम होते क्या हैं। तो देखिए दोस्तों, गुणात्मक प्रतिलोम वो चीज़ होती है जब मान लीजिए किसी संख्या में, कोई संख्या है, अगर हम उस गुणात्मक प्रतिलोमों को मल्टीप्लाई करें या गुणा करें तो उसकी वैल्यू हमारा क्या आना चाहिए, 1 आना चाहिए। सपोज दैट मान लीजिए कि माना कोई संख्या, माना कोई संख्या ए है, ठीक है। अब ए का हमको क्या पूछा जा रहा है, गुणात्मक प्रतिलोम। तो ये मान लीजिए कोई संख्या है, ए है, तो ए का गुणात्मक प्रतिलोम आपसे पूछा जा रहा है। तो हम यहाँ पे मान लेंगे कि ए का, यहाँ पे फिर लिखेंगे माना ए का गुणात्मक प्रतिलोम x है, ठीक है। तो देखिए यहाँ पे क्या करेंगे, a मल्टीप्लाई बाई, तब a मल्टीप्लाई बाई x इक्वल टू क्या आना चाहिए, 1, ठीक है ना। इसको जब मल्टीप्लाई करें उसके गुणात्मक प्रतिलोम से, हमने मान लिया क्या है, a का गुणात्मक प्रतिलोम x है, तो x को जब मल्टीप्लाई करें तो इसमें क्या वैल्यू आनी चाहिए, 1 आनी चाहिए हमारा, ठीक है। तो हम जब x का मान निकालते हैं, x इक्वल टू करते हैं, तो जो देखिए यहाँ पे क्या किया है, a मल्टीप्लाई किया गया है, ठीक है। तो जब भी कोई संख्या इधर मल्टीप्लाई करती है या गुणा करती है, तो जब हम इसको इक्वल के अर्थात बराबर की जब उस साइड ले जाते हैं तो क्या हो जाती है, वो डिवाइड हो जाती है, अर्थात भाग हो जाता है। तो यहाँ पे हो जाएगा 1/a हो जाएगा। तो इस तरह से हम जान गए क्या, कि a का गुणात्मक प्रतिलोम का गुणात्मक प्रतिलोम 1/a होगा, ठीक है दोस्तों। अब ये तो मैंने आपको समझा दिया कि किस तरह से होता है। अब इसी तरह से यहाँ पे आपका जो 5वां क्वेश्चन है उसमें आपका यही पूछा जा रहा है कि 5वें क्वेश्चन का हल हम करते हैं कि ये पूछा जा रहा है आपसे -5 का गुणात्मक प्रतिलोम, ठीक है ना। तो यहाँ पे हम हल लिखेंगे माना -5 का गुणात्मक प्रतिलोम x है, ठीक है। तो अब क्या करते हैं, जैसे यहाँ पे हमने किया है, दिख रहे हैं ना, ये यहाँ पे x मान लिया था हमने, ये संख्या थी, तो इसी तरह से हम यहाँ पर भी कर रहे हैं। तो यहाँ पे हम क्या करेंगे, यहाँ पे लिखेंगे तब -5 मल्टीप्लाई 1 सॉरी x इक्वल टू 1, ठीक है। ऐसा क्यों किया दोस्तों, क्योंकि जैसे यहाँ पे हमने इसको संख्या माना था a, तो यहाँ पे हमने यहाँ पे 5 रख दिया। यहाँ देखिए आप, ये हमने माना था, यहाँ पे एक जगह क्या हो गया, -5, ठीक है। आपको इसको केवल समझाने के लिए बताया गया है, आप इस विषय ध्यान ना दें, इसको आप देखें, ठीक है। यहाँ पे हम हाल इसका बता रहे हैं आपको। तो माना कि -5 का गुणात्मक प्रतिलोम x है, ठीक। तब क्या होगा, तो -5 में अगर हम इसको x को मल्टीप्लाई करें तो इसको वैल्यू क्या आनी चाहिए, 1 आनी चाहिए ना। तो अब यहाँ पर भी हम x इक्वल टू करेंगे तो क्या हो जाएगा, यहाँ पे 1 है, और ये जो है दोस्तों यहाँ पे क्या किया है, मल्टीप्लाई किया है, ठीक है। तो जब इधर हम इक्वल की उस साइड या बराबर की उस तरफ ले जाते हैं, अभी हमने बताया आपको, तो क्या हो जाता है, यहाँ पे भाग हो जाता है, माने डिवाइड हो जाता है, ठीक ना। तो यहाँ -1/5 हो जाएगा, ठीक। तो हम यहाँ पे लिख सकते हैं कि इसलिए -5 का गुणात्मक
प्रतिलोम -1/5 होगा। ठीक है, ये आपका आंसर हो गया। ठीक, तो दोस्तों इस वीडियो में बस इतना ही। उम्मीद करते हैं ये वीडियो आपको पसंद आया होगा। अगर दोस्तों ये वीडियो आपको पसंद आया हो तो इसे लाइक करें, अपने दोस्तों के साथ शेयर करें, और अगर आप हमारे चैनल पर पहली बार विजिट कर रहे हैं तो हमारे चैनल को सब्सक्राइब करें और बेल आइकन को प्रेस करना बिल्कुल भी ना भूलें, ताकि हमारे द्वारा अपलोड किए हुए लेटेस्ट वीडियो के नोटिफिकेशन आपको सबसे पहले मिल सके। और दोस्तों अगर आपको इस टॉपिक से रिलेटेड कोई भी सब प्रॉब्लम या समस्या हो तो आप हमें नीचे कमेंट बॉक्स में कमेंट करके पूछ सकते हैं। तो चलिए दोस्तों, मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में इसके नेक्स्ट पार्ट के साथ। तब तक आप सभी लोग स्वस्थ रहें, मस्त रहें और व्यस्त रहें। इसी शुभकामना के साथ आपसे फिर से होगी मुलाकात। तब तक के लिए दीजिए इजाज़त। बाय बाय, टेक केयर एंड जय हिंद।